नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मौसम खुलने के साथ ही बढ़ी ठंड, अब अलाव का सहारा। पुलिस और प्रशासन की समझाइश का नहीं हुआ असर, अब भी बिना मास्क के घूम रहे लोग। एक दिसंबर से धान खरीदी के मद्देनजर छुई खदान क्षेत्र में धान की कटाई जोरों पर। और संकल्प न्यूज के खास कार्यक्रम में आज मिलिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम के खुलते ही ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। रात के वक्त अधिक ठंड पड़ने से अब लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राजनांदगांव नगर निगम की ओर से सर्दी की बढ़ती ठिठुरन से आम लोगों को बचाने अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। नवंबर का महीना आते ही सर्दियों का मौसम परवान चढ़ चुका है। ऐसे में लगातार गिरते तापमान का असर भी दिखने लगा है। खासकर रात के वक्त ठंड बढ़ गई है। ऐसे में रात को रिक्शा चलाकर अपनी जीविकोपार्जन करने वाले लोग ठंड के असर से बचने के लिए विभिन्न स्थानों में अलाव जलाकर गर्मी की तपन लेते दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर इस तरह की समस्या रात में गश्त करने वाले चौकीदार, एटीएम की सुरक्षा करने वाले गार्ड और रात में रिक्शा चलाने वाले सहित सुबह सुबह दूध बांटने वाले लोग और अखबार बांटने वाले हाकर को होती है। ऐसे में लोग विभिन्न क्षेत्रों में आग जलाकर अपने शरीर को गर्मी की तपन दे रहे हैं। बहरहाल ठंड से बचने के लिए नगर निगम द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को लगातार मास्क लगाने जागरूक करने के बाद भी दुकानों के विक्रेता व खरीदार बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों की जागरूकता के लिए कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमले के सड़क पर उतरने के बाद भी लोग कोरोना के प्रति जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। बार बार हिदायत देने के बाद भी दुकानों में दुकानदार व ग्राहक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों को आसानी से देखा जा सकता है। चालानी कार्रवाई का डर भी ऐसे लोगों के जेहन में नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने के चलते शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमित के मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। वहीं कोरोना से बचने कोरोना प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना या फिर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना जैसे नियमों का पालन कर कोरोना से बचा जा सकता है। इसके बावजूद शहर में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वहीं बिना मास्क लगाए भी लोग घूम फिर रहे हैं। कई प्रतिष्ठानों में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ठंड के समय कोरोना का एक बार फिर से फैलाव होने की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जारी कर दी है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कोरोना की भयावह स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में राज्य सरकार जहां 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए तैयारी कर रही है, वहीं दीपावली पर्व के बाद धान की फसलों की कटाई में तेजी आई है। किसान धान कटाई और मिंजाई कार्य में व्यस्त हो गए हैं। पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में छुई खदान में किसान समय पर कार्य पूर्ण होने की चिंता में दिन रात एक किए हुए हैं और धान की फसल कटाई मिंजाई कार्य में लगे हुए हैं। दीपावली पर्व के बाद धान कटाई में तेजी आई है। किसान अपने परिवार के साथ हंसिया लेकर फसल की कटाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जा रही है। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से धान की फसल में तना छेदक जैसे अन्य बीमारी से फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों को इस बार अच्छे पैदावार की उम्मीद बनी हुई है। छुई खदान कृषि विस्तार अधिकारी केएल कोठारी ने बताया कि दीपावली पूर्व किसानों ने हरुणा धान, इंदिरा बराने, पूर्णिमा, महामाया 1010 आदि की कटाई पूर्ण कर लिया गया है। पर्व के बाद माई धान जैसे स्वर्णा, HMT, MDR 87 आदि फसलों की कटाई जोरों पर है। त्योहार के पहले जो धान कटाई हुई है वो हरुणा धान जैसे इंदिरा बरानी, पूर्णिमा, मध्यम धान, महामाया IR 36, MTU 1010, MTU 1001 आदि धान फसलों का
फसलों की कटाई त्यौहार पूर्ण किया गया। अभी जो धान कटाई चल रही है वो लेट वैरायटी की धान जो बचे हुए हैं, जैसे स्वर्णा, HMT, NDR 87 आदि फसलों की कटाई अभी कटाई जोरों पर है। धान खरीदी 1 दिसंबर से चालू है। तब तक हमारे जो किसान हैं विकासखंड के धान कटाई पूर्ण कर चुके हैं। इस बार धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। धान खरीदी केंद्रों की साफ सफाई की जा रही है। वहीं चबूतरे पर बोरे बिछाए जा रहे हैं। कांटा बाट की व्यवस्था की गई है। इस बार धान खरीदी के लिए नए खरीदी केंद्रों का निर्माण भी किया गया है। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले से लगे बालोद जिले में स्थित पाटेश्वर धाम मंदिर को वन विभाग के द्वारा बेदखली का नोटिस दिए जाने के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन भी किया। बालोद जिले में स्थित पाटेश्वर धाम मंदिर में वन विभाग के द्वारा दिया गया नोटिस अब तूल पकड़ने लगा है। वन विभाग द्वारा वन भूमि पर बेजा कब्जा करने संबंधी मंदिर को नोटिस भेजा गया है, जबकि शासन के द्वारा पूर्व में ही बाउंड्री वाल सहित पेयजल की व्यवस्था यहां कराई गई है। पाटेश्वर धाम देश प्रदेश सहित क्षेत्रवासियों का आस्था का केंद्र है और वर्षों पुरानी मंदिर स्थित है। ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर नोटिस पर विरोध जताया है और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि जामड़ी घाट देवस्थली आदिवासी समाज का पूजन स्थल है, जो कि वर्षों पुरानी है। पूर्व में शासन द्वारा यहां पर पेयजल सहित विद्युत की व्यवस्था की गई है। ऐसे में वन विभाग द्वारा बेदखल करने का नोटिस थमाया है, जो कि अप्रासंगिक है। उन्होंने नोटिस को रद्द करने की मांग की है। DFO डोंडी लोहारा बालोद के द्वारा किया गया कार्य का हम निंदा करते हैं और हिंदू धर्म स्थल को किसी प्रकार से कुठाराघात किए जाने का शासन का यह प्रयास, इसके लिए हिंदू समाज एक हो गया है और यदि किसी प्रकार की उसमें अवैधानिकता है तो उसको व्यवस्थापन करना चाहिए। शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इसको सम्माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ को अशांत होने से बचाना चाहिए। यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो जैन धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा बनाया गया है, बुद्ध धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा डोंगरगढ़ में बनाया गया है, क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के द्वारा बनाया गया है, बमलेश्वरी बनाया गया है, सभी धर्मों के ऊपर इस प्रकार से आघात पहुँचेगा और इस छत्तीसगढ़ में अशांत का माहौल बनेगा। इसलिए ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए और उस DFO के द्वारा जो अवैधानिक कार्रवाई की है, अवैधानिक कार्रवाई इसलिए बोलता हूं कि पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है। यदि सड़क का निर्माण में वन विभाग की यदि उसमें सहमति नहीं होती तो सड़क का निर्माण होता नहीं, लाइट लगता नहीं, आश्रम बनता नहीं। तो ऐसी स्थिति में अवैधानिक कृत्य जो DFO के द्वारा किया गया है उसको सरकार को संज्ञान में लेकर तुरंत समाप्त करना चाहिए और छत्तीसगढ़ को अशांत होने से बचाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर RSS के विष्णु साय, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, कोमल सिंह राजपूत, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गोपाष्टमी पर आयोजन।
बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन
हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के चिखली स्थित पंचवटी गोठान में श्रद्धालुओं ने गोपाष्टमी के मौके पर पशुधन की पूजा अर्चना की और गायों को गुड़, खिचड़ी व हरा चारा खिलाया। इसके साथ ही गौशालाओं को आवश्यक वस्तुओं की दान भी की। इस अवसर पर गौ माता के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लिया गया। राजनांदगांव शहर में पूरी आस्था के साथ कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर रविवार को गोपाष्टमी मनाई गई। गोपाष्टमी के चलते मंदिरों, गौशालाओं और अन्य स्थानों पर गायों की पूजा की गई। इसी तारतम्य में शहर के चिखली स्थित पंचवटी गौठान में श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा अर्चना कर गुड़, खिचड़ी और हरा चारा खिलाया। इस मौके पर विशेष रूप से महापौर हेमा देशमुख उपस्थित थी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पंचवटी गौठान पहुंचकर गायों की कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर पूजा की। वहीं गायों को माला पहनाकर उनकी पूजा की गई। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। सुबह से ही गौशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस मौके पर गायों को विशेष तौर पर गुड़ और चना खिलाया गया। साथ ही गायों का भी श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। आज अष्टमी के दिन जिसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, राजनांदगांव वासियों को सभी को गोपाष्टमी की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। हिंदू धर्म और संस्कृति हमें ये सिखाता है कि गाय हमारी माता है और उनका पूजन हमारा पहला उद्देश्य है और धर्म भी। इसी धर्म को पालन करते हुए आज गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा की गई और पूजा करने के साथ साथ इनको गुड़ भी और खिचड़ी भी पंचवटी गोठान मैदान चिखली में किया गया और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस तरह के कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी कराया गया है इनके द्वारा और हमारे चिखली के गोठान में जो हमारे वार्डवासी है उनकी उपस्थिति में सभी को मैं गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। राजनांदगांव शहर के पंचवटी गौठान सहित पिंजरापोल गौशाला में गोपाष्टमी को लेकर श्रद्धालु पहुंचे और गौ माता की पूजा अर्चना की। इस तरह मंदिरों में भी गोपाष्टमी पर गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। कोरोना के चलते इस साल गोपाष्टमी पर गौशाला में भी पिछले सालों के मुताबिक कम भीड़ रही। पंचवटी गौठान में गोपाष्टमी विगत 5 वर्षों से मनाया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईकदान ब्लॉक के अंतर्गत बीते सोमवार को मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिनों का सम्मान समारोह का आयोजन विभिन्न ग्राम पंचायतों में किया गया। छुईकदान क्षेत्र अंतर्गत लांजिया टोला, कानीमेरा, जंगलपुर, लक्ष्मणपुर इत्यादि ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव, ग्रामीण जन की उपस्थिति में मितानिनों का सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार पूरे राज्य में 23 नवंबर को हर वर्ष 18 वर्ष से मितानिन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज ग्राम पंचायत कांसी टोला में मितानिन दिवस का आयोजन किया गया और मितानिन लोगों को श्रीफल एवं साड़ी से सम्मानित किया गया और उनको ऐसी जनता की सेवा करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाएगा। मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिन के स्वास्थ्य एवं समुदाय विकास के संदर्भ में दी जा रही सेवाओं को अमूल्य बताते हुए अतिथियों ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के सिपाही के रूप में मितानिन सहदेव ग्रामवासियों को अपनी सेवाएं देते आ रही हैं। उन्हें एक दिवसीय सम्मान देने के बजाय उनकी सेवाओं के लिए आजीवन सम्मान देने की आवश्यकता है। विगत 18 वर्षों से मितानिनों द्वारा समाज में निःशुल्क सेवा दी जा रही है समाज सेवी भावना से, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री मितानिन कोष का स्थापना किया गया तथा साथ ही निर्णय लिया गया है कि 23 नवंबर को मितानिन दिवस मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य पे जनपद पंचायत छुई खदान के 107 ग्राम पंचायतों में साड़ी व श्रीफल के माध्यम से उन्हें प्रदान करके मितानिनों का सम्मान किया गया है तथा शुभेच्छा दी गई है ताकि इस प्रकार से वो हमेशा हमारे समाज में सेवाएं देते रहे। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत भवन में संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मितानिनों को शाल श्रीफल भेंट किया गया। सम्मान कार्यक्रम में सभी मितानिन एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम रूबरू होंगे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से और जानेंगे उनके विचार। तो आइए देखते हैं शख्सियत। है वही शूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इसी तरह टी.एस. सिंहदेव राजा साहब भी पद चिन्ह बनाने वाले व्यक्तित्व हैं, जिसका छत्तीसगढ़ के लाखों लोग अनुसरण कर रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, राजा साहब अपने चेहरे पर सरल, सहज और मौलिक मुस्कान के साथ आगंतुकों का मन मोह लेते हैं। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। परिस्थिति ऐसी बन गई 1983 में कि लोकल चुनाव हो रहा था नगर पालिका का, उसमें मैं फंस गया। सम्मोहक मुस्कान को अपने व्यक्तित्व का प्रमुख अंग बनाए हुए टी.एस. सिंहदेव सही मायने में अपने व्यवहार के राजा साहब हैं। उनसे मिलने वालों को एहसास ही नहीं होता कि वे राजशाही विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। दिन और रात प्रकृति की एक सच्चाई है कि रोशनी ही रोशनी है, ये जीवन नहीं। राजनीति में सरलता, सहजता के साथ साफगोई बिरलों के पास होती है और राजा साहब उन्हीं बिरले व्यक्तित्वों में से एक हैं। बाहर हम दूसरे को देखते हैं हार और जीत, असली हार और जीत और असली राम और रावण तो हमारे ही अंदर समाये रहता है। राजा साहब का सौम्य स्वभाव छत्तीसगढ़ के जनमानस के सद्व्यवहार की वानगी पेश करता है और यह छत्तीसगढ़ की राजनीति के सुखद भविष्य का संकेत है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और आपको मालूम है कि चावल के दाने को, अगर चावल पका है कि नहीं, ये देखने के लिए चावल के एक दाने को दबाया जाता है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनका शांत और सौम्य व्यवहार कितना है, कैसा है, ये जानना है तो आप टी.एस. सिंहदेव हमारे मंत्री के स्वभाव को जानिए तो आपके छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वभाव मालूम हो जाएगा। आइए उनसे बातें करते हैं उनकी राजनीतिक सफ़र की। सर, आपने राजनीति अपना सफ़र कैसे प्रारंभ किया? राजनीति का सफ़र तो मैं प्रारंभ करना ही नहीं चाहता था, ईमानदारी आप पूछ रहे हैं। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। परिस्थिति ऐसी बन गई 1983 में कि लोकल चुनाव हो रहा था नगर पालिका का, उसमें मैं फंस गया कि परिस्थिति ऐसी बनी, अध्यक्ष के चुनाव की जब बात आई तो एक ऐसा विकल्प आ गया कि नहीं आप बनो, नहीं तो हम फिर किसी और को बनाएंगे। उस नाम पे मेरे को थोड़ी सी आपत्ति थी कि नहीं उनको ना बनाए। मैं राजनीति में नहीं था, मदर राजनीति में थी, बाकी लोग राजनीति में थे, मैं पीछे दूर रहता था, घर का काम देखता था। मुझे पसंद भी नहीं थी, राजनीति के कई स्वरूप हैं वो पसंद भी नहीं थे। तो उसमें मेरा पब्लिक फील्ड में आने का कारण बना वो चुनाव। और 1983 के बाद आज हम लोग 2020 के अंत में हैं। आपने लगातार संघर्ष किया है, आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आज कांग्रेस शासन में है। कितने उतार चढ़ाव देखे और कैसे महसूस हुआ? जीवन का स्वरूप ही उतार चढ़ाव का है। दिन और रात प्रकृति की एक सच्चाई है
कि रोशनी ही रोशनी है, ये जीवन नहीं है। अगर दिन की रोशनी है तो रात का अंधेरा भी है। और मानव जो बनावट है, मानव शरीर है, मानव अस्तित्व है, इसी में राम और रावण भी हैं, इसी में हार और जीत भी है। बाहर हम दूसरे को देखते हैं हार और जीत, असली हार और जीत और असली राम और रावण तो हमारे ही अंदर समाया रहता है, हमारे ही अंदर का स्वरूप रहता है। तो वो उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। कभी आप खेलते हो तो सफलता मिलती है, कभी आप 50 बना देते हो, कभी 100 बना लेते हो, सेंचुरी बना देते हो, कभी 5 विकेट ले लेते हो, कभी 3 विकेट मिल जाते हैं। तो सफलता क्रमशः कम ज़्यादा, आप पढ़ाई करते हो तो कभी नंबर थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं रिज़ल्ट। कोई काम आपने लिया, धान की बात आप कर रहे थे तो धान ही बुना तो कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, कई कारणों से। कभी बुनने में गलती हो गई, कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं ज़्यादा घना तो नहीं बुन दिया, कई खाद समय से दिया कि नहीं, पानी बांध के रख पाए कि पानी मिला नहीं, पानी बरसा नहीं, बीज खराब निकल गया। तो कई स्वरूप, कई कारण रहते हैं जीवन में जो एक जैसा जीवन को नहीं चलने देते। इतने सारे चीज़ों का प्रभाव एक व्यक्ति के संपर्क में आता है, इतनी सारी करोड़ों चीज़ें होती रहती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन करोड़ों चीज़ों के प्रभाव के बीच में से अपने जीवन का सफ़र करता है। तो एक जैसा जीवन कभी नहीं रहता। जैसे ना दिन ही दिन रहता है, ना रात ही रात रहती है, वैसे ही जीवन का ये सफ़र रहता है। सफलताएं भी मिलती हैं, विफलताएं भी रहती हैं, और राजनीतिक सफ़र में भी वैसा रहा। हम लोगों ने कांग्रेस के शासनकाल को देखा कि कांग्रेस ही जीतती थी, दूसरे दल ही नहीं थे। फिर दूसरे दलों का उद्भव हुआ, फिर संविध सरकारें आईं। कांग्रेस ने 1977 का समय देखा, इमरजेंसी का समय आया, उसके बाद सरकारें भी बनी, फिर अलग अलग लीडर्स आए, लीडर्स गए कि क्या वो लीडर नहीं रहेंगे तो अब क्या होगा देश का, नेहरू जी नहीं रहेंगे तो अब क्या होगा, इंदिरा जी नहीं रहेंगी तो क्या होगा। लेकिन ये दुनिया, ये समाज और ये व्यवस्थाएं व्यक्तियों से भी आगे की होती हैं, और यही इसका स्वरूप, स्थायी स्वरूप, और यही इसकी सुंदरता है। ये चीज़ क्रमशः चलती रहती है। तो इंदिरा जी भी हारी, आज राहुल जी भी एक चुनाव में जीते, एक चुनाव में हारे। तो ये हर के जीवन में, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे चुनाव, ये लगा रहता है, सबके स्वरूप में लगा, एक जैसा नहीं रहता, और शायद रहना भी नहीं चाहिए। सर, कोरोना महामारी छत्तीसगढ़ में पहले कंट्रोल में था, बिल्कुल नहीं के बराबर था, उसके बाद अचानक विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर अब कंट्रोल में स्थिति धीरे धीरे आ रही। आप इसको, इस स्थिति को आपने कैसे संभाला, किस तरीके से? ये पहले दिन से ही मेरी सोच में स्पष्ट था कि कोरोना आएगा और छत्तीसगढ़ उससे बचा हुआ नहीं रह सकता। चीन के एक शहर से इसका फैलना चालू हुआ और वहाँ से अन्य देशों में गया, और अन्य देशों से ये सब जगह दुनिया में पहुँचेगा। ये लगभग पहले दिन से विशेषज्ञों की बातों के संपर्क में हम लोग रहते थे, पढ़ते रहते थे, समझने की कोशिश करते रहते थे। तो मेरे मन में कभी इसमें कोई संशय नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना उपस्थिति इस प्रकार की देगा। शुरुआती दिन में कम था, कारण ये था कि लोगों का आना कम हुआ था। जब चाइना में सीमित था कोरोना, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। जब चाइना से लोग आना जाना चालू किए, वो कोरोना को लेके गए। वही छत्तीसगढ़ में हुआ। कोरोना यहाँ नहीं था, जैसे हिंदुस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान में लोग लेके आए और लाए तो वो फिर फैला। छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं था, लोग आए तो फैला, और लोग आए कोरोना लेके तो और फैला। तो अब उस क्रम से हम गुजर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए जिन आदतों को हमको अपनाना है, एक तो ये है कि फैलेगा ही, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए जितनी हम पहल कर सकें, ये हैंड हाइजीन की बात आती है कि मैंने जीवन में कभी 20 सेकंड तक साबुन से हाथ नहीं धोया, कभी नहीं धोया। वो लगता ही नहीं है ज़रूरत है। खाना भी खाया या कोई दूसरी क्रिया, दैनिक क्रिया भी हम करते हैं, 2-3-4 सेकंड अगर घड़ी देखिए तो लगता है कि हो गया, पर्याप्त हो गया, साबुन से हमारे हाथ साफ हो गए, धो लिया। कोरोना के समय 20 सेकंड कम से कम, क्योंकि बताया गया कि कोरोना
कि चारों तरफ जो चर्बी रहती है वो साबुन से गल जाती है तो वायरस मर जाता है। तो ये ऐसे भी डॉक्टर बोलते थे कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, हाथ धोना परंपरा, हमारे देश की भी परंपरा कि खाने के पहले हाथ धो के। तो ये जो बातें हैं इसको कोरोना के संक्रमण के साथ अपनाना ये उसको रोकेगा। अभी बढ़ा ग्राफ हमारी पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, जितना टेस्ट करते हैं उसमें पॉजिटिव कितना, सितंबर के आखिरी में 15.5 था, अक्टूबर के आखिरी में ये 10.23 के आसपास आ गया और वर्तमान में ये चल रहा है 6 के आसपास। सामान्य स्थिति मानी जाती है 5% की 100 टेस्ट की अगर 5 पॉजिटिव आ रहे हैं तो नियंत्रण में है। तो हम नियंत्रण के अभी बाहर हैं, हम नियंत्रण में नहीं है और हमारा टारगेट है कि 3% होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि अगर 3% है तो संतोष, 0 नहीं, 3%। 0 तब होगा शायद जब वैक्सीन सबको लग जाए, तो शायद कोरोना 0 पे आ जाएगा। राजा साहब, इस कोरोना काल में जिस तरीके से वर्चुअल जो चल रहा है कॉन्फ्रेंस, इसका आप बड़ा खूबसूरती से उपयोग करते हैं और जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके लिए क्या योजना है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आज भी प्रोफेसरों की कमी और कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोई योजना? इसमें आपने वर्चुअल संपर्क की बात की तो एक प्रयास और प्रयोग हम लोगों ने यहाँ कर रखा है कि मेकाहारा से हम डेली शाम को 4 से 6 बजे के बीच में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये बैठते हैं और सभी कोरोना के जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, आइसोलेशन वार्ड नहीं, ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ पर होता है, स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, तो डेली 2 घंटे हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के, और कभी कभी 3:30 बजे से चालू हो जाता है, ये संपर्क में रहते हैं कि कोई भी मदद देनी है, ट्रीटमेंट किसी भी जगह हो रहा है तो वो बेस्ट एडवाइस जो हमारे पास है, सलाह जो सबसे अच्छी हम दे सकते हैं, वो सलाह हम सबके साथ साझा करते हैं। तो डॉक्टर्स की कमी या जिस परिस्थिति में भी बहुत चुनौती में हमारे साथी काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में भी हमने ना केवल कॉन्फ्रेंसिंग से बात करना बल्कि कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपचार भी करना, इसको भी हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। जिला पंचायतों के लिए आपने क्या सोचा है, क्योंकि आप शुरू से ही पंचायतों के अधीन या काम करते रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में भली भांति परिचित है, क्या है उनके लिए योजना? इसमें एक तो अधिकार की बात आती है कि हमने 3 स्तर पे संवैधानिक व्यवस्था बना दी, पार्लियामेंट हो गया, असेंबली हो गई और लोकल बॉडीज हो गए, पंचायत और अर्बन बॉडीज, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, और ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब ये करेंगे क्या? जो आपने 28-29 बिंदु संविधान में लिखे कि ये पंचायती राज के दायरे में आएंगे, वो राज्य सरकार के काम में भी मिले जुले हैं, केंद्र सरकार के काम में भी मिले जुले हैं। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में भी टकराहट होती रहती है कि भाई हमारे क्यारी में आप आ गए, ये मेरा खेत है, आप इसमें जोत रहे हो। तो वही चीज पंचायती राज के साथ भी होती है कि जो प्रदेश की व्यवस्था है, विधानसभा के माध्यम से जो सरकार चुनती है, काम करती है, वो जो काम करती है उसमें से कई काम पंचायत को भी दिए हुए हैं। तो एक ये चुनौती है कि दायरों को रेखांकित करके उनमें पंचायती राज प्रतिनिधियों के कार्य क्षेत्र को और उनके मान सम्मान को और उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं लगना चाहिए कि मंत्री को कि मेरा काम चला गया, विधायक को कि भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, वो बोल रहा है। हमने तो संविधान में जगह दे दी, अब संविधान में जगह दे दी तो काम में भी हमको इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, साझा करना चाहिए कि क्या जवाबदारी उनकी रहेगी। तो ये एक चुनौती है जो आने वाले समय के लिए भी बनी रहेगी। लेकिन अधिकार देना, मान लीजिए अधिकार आते हैं तो वित्तीय अधिकार के साथ आते हैं, सरपंच हैं उनके पास तो चेक साइनिंग के पावर हैं, जनपद के पास नहीं है, जिला पंचायत के पास नहीं है, कोई कंट्रोल उनके पास नहीं है कि जो प्रशासनिक अमला है उन पे वो प्रभावी नियंत्रण कर सकें। मुझे दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि कई मौक़ों पे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों की वो भागीदारी वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में चल नहीं रही उनकी, कि उनकी चलती नहीं उतनी जितनी चलनी चाहिए। तो
इस व्यवस्था में उसको भी देखना जरूरी है। ये भी बात आती है कि राज्य स्तर पे भी जो इकाइयां हैं या राष्ट्रीय स्तर पे जो इकाइयां हैं वहाँ भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी होते हैं। इसमें भी एक अच्छी बात है, संविधान ने व्यवस्था दी है कि बैलेंस होना चाहिए जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में, और जनप्रतिनिधियों में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, लोगों को पार्टनर नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। तो पंचायती राज में मुझे लगता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों का स्थान है, भागीदारी है और उनकी सीधा नियंत्रण है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती। फंड्स हैं दूसरी बात, तो फंड्स आते हैं, एक सीमा में उपलब्ध हो पाते हैं, तो इसमें भी जो वित्त आयोग के माध्यम से पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, ये अगर बढ़ाए जा सकें तो अच्छा है। राजा साहब, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल है, आज भी डॉक्टरों की कमी है और नए डॉक्टर बनाने हैं, और केंद्र शासन ने 3 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी है। उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ताकि डॉक्टरों की संख्या यहाँ बढ़े? उसमें सारी बात केंद्र सरकार से भी लगातार चल रही है, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद और कोरबा में इनके लिए ज़मीन चिन्हांकित हो गई है। ज़मीन के औपचारिक अलॉटमेंट की प्रक्रिया में हम लोग हैं। आपने आज सवाल पूछा, 2 ही दिन पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या परिस्थितियां हैं, और इतनी ज़मीन चिन्हांकित कर ली गई है, कहीं पर इतना, कहीं पर इतना, कहीं पर इतना, और उनके एडवांस पोजीशन भी मिल गए हैं। लेकिन अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया उसको पूरा कर लिया जाए ताकि अगली कड़ी केंद्र सरकार से जो हमको पैसे मिलने हैं उसको पूरा मिल जाए। ज़मीन मिल जाएगी कागज़ में, मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट हो गया तब तो राशि मिलेगी। तो बाकी हमने सेटअप के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है। जो पद हमको मिलने हैं, पद चिन्हांकित हो गए हैं, तो वित्त विभाग से जैसे हमको स्वीकृति मिलती है नए डॉक्टरों की पदस्थापना के लिए, तो उनकी भर्ती की कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो नए मेडिकल कॉलेजेस की प्रक्रिया और फिर टेंडर और निर्माण के कार्य, उसमें ये ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे कि अभी तक जो मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का जो प्रावधान थे या जो उसका नक्शा था, उसी के अनुरूप राजनांदगांव और अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज बने। ये आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। हमने उस नक्शे को बैठा दिया, खर्चा शायद बचा हो, नहीं तो एक नया नक्शा बनाने में पैसे लगते, लेकिन हमसे चूक वहाँ हुई, जिसको हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। अभी नया नेशनल हेल्थ कमीशन आ गया है, ये चिन्हांकित करता है और रेखांकित करता है कि आवश्यकताएं क्या हैं। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो मेडिकल कॉलेज क्या होना चाहिए, कम से कम 25 एकड़, अभी उसको भी उन्होंने कुछ शिथिल कर दिया। ये इतने कम से कम बिस्तर, कम से कम 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, ये फैकल्टी होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इस साइज़ के कमरे होने चाहिए, लैब कहाँ लगना, फलाना वगैरह वगैरह, जो सारी व्यवस्थाएं। तो उस आवश्यकता के अनुरूप, आज की जानी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ये नक्शे नहीं हैं। तो अब जो नए नक्शे बनेंगे, इनको ध्यान में देके हम लोग इसका निर्माण करेंगे और लोगों के उपयोग में आएगा। ना केवल 2 हिस्से होते हैं इनके, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो मेडिकल कॉलेज तो पढ़ाई तक सीमित हो गया, और मेडिकल हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल जहाँ उपचार भी होगा। तो ये दोनों चीज़ बनेंगे, मेडिकल कॉलेज भी और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी, और उच्च गुणवत्ता के उपचार का भी, स्वास्थ्य के उपचार का भी साधन मिलेगा लोगों को। राजनीति में शांत और सौम्य राजनीति के प्रणेता हैं टी.एस. सिंहदेव। राजा साहब, आपको लगता है जिस तरीके से आजकल आक्रामक राजनीति का दौर चल रहा है, तो आपके शांत सौम्य जो रचनात्मक जो है वो कितनी कारगर है या प्रासंगिक? अपना अपना तरीका होता है काम करने का, अपना अपना स्वभाव होता है, और किसी एक क्षेत्र में एक ही स्वभाव के लिए जगह है मैंने किसी क्षेत्र में नहीं पाया। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे आपसी संबंध हो, चाहे राजनीति हो, कहीं भी हमको अगर मोबाइल बनाना है तो मोबाइल केवल इस स्वभाव का व्यक्ति बना सकता है, ऐसा किसी क्षेत्र में नहीं होता। तो हर स्वभाव के लिए स्कोप रहता है, गुंजाइश रहती है, और राजनीति में भी कोई अलग बात नहीं है। राजनीति में जैसे आपने मोबाइल बनाया, तो ये मोबाइल चलेगा कैसे? ये उपयोगी होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। आपने साबुन बनाया, तो साबुन कैसे चलेगा? कपड़ों का निर्माण किया, उसकी
लोगों में स्वीकारोक्ता होनी चाहिए, तब तो खरीदेंगे। आपने कोई ब्रांड या कपड़ा बनाया, वो कब बिकेगा? जब लोग उसको पसंद करेंगे। तो राजनीति में भी वही रहता है। राजनीति उससे अलग नहीं है कि आपको अगर लोगों ने देखा, लोग ऐसे नहीं कुछ भी करते, कभी कभी विज्ञापन में चले जाते हैं, सामान खरीद लिया कि विज्ञापन की चमक धमक में खरीद लिया, पता चला अरे वो तो उतना अच्छा नहीं है। तो यही परिपक्वता धीरे धीरे आती है, कभी गलत निर्णय हो जाता है, फिर सुधार लेते हैं। तो राजनीति को भी वही चीज प्रभावित करती है। कोई मानव स्वभाव, मानव काम करने का, सोचने का तरीका, राजनीति उससे अलग नहीं है। इसमें भी आपकी स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। आप अग्रेसिव हो तो भी, आप सौम्य हो तो भी, लोगों के बीच में अगर स्वीकारोक्ति है तो राजनीति में जगह है। अगर लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो ठोकने वाले ही चाहिए, तो सौम्य व्यक्ति के लिए जगह नहीं होगी। वो कहेंगे कि नहीं हमको तो सौम्य व्यक्ति ही चाहिए, तो जो अग्रेसिव है उसके लिए जगह नहीं होगी। तो जगह दोनों के लिए है, अलग अलग स्वभाव के लिए। मुख्य बात ये है कि आपकी स्वीकारोक्ति लोगों के बीच में होनी चाहिए कि ये जो मोबाइल है या जो साबुन है, वो जो कपड़ा है, वो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ नहीं, ये मैं इसको चूज करना चाहता हूँ, मैं इसको चुनना चाहता हूँ। आपने देखा जिस तरीके से राजनीति के नए के शांत सौम्य राजनीति का आविष्कार किया, इसी तरह सिंहदेव नए धान के नए किस्में भी पैदा करते हैं, उनके उसके बारे में बताइए। कितने अभी तक किस्में आपने पैदा कर ली? नए किस्म कहें या कई ऐसे लुप्त बीज जो रहा करते थे, क्योंकि नए किस्म के धान को तो लेबोरेटरी में ही तैयार किया जा सकता है। तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा बीज ज़्यादा उपयोगी है। और पुराने हमारे किसान जो खेती किया करते थे, हजारों बीज ऐसे हैं जिनका उपयोग समय के हिसाब से कम होने लगा। तो वो पुराने जो बीज थे सैकड़ों सालों से उपयोग में लाए जा रहे थे, तो उनमें कोई ना कोई ऐसी गुणवत्ता रही होगी कि वो लगातार मौसम के हिसाब से कभी पानी ज़्यादा गिरा तो कभी कम गिरा, कभी सामान्य गिरा, तो उस धान का उपज सामान्य रूप से है, तब तो किसान उसका उपयोग करता है। नए समय के हिसाब से जब केमिकल फर्टिलाइज़र और बाकी प्रयोग होने लगे और हाइब्रिड धान के बीजों का किस्म आने लगा कि पुराने धान हैं उनके उपज की सीमाएं हैं कि 1 एकड़ में इतने से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलता। तो अगर हमको ज़्यादा लोगों के पेट भरने हैं, दुनिया में हमको और ज़्यादा अनाज चाहिए, तो हाई यील्डिंग वैरायटी के आविष्कार किया गया। लेबोरेटरीज में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का आविष्कार किया गया। उनके उपयोग के बाद पुराने जो परंपरागत बहुत सारे बीज थे उनका उपयोग बंद सा हो गया। तो जो प्रयास हम लोगों ने किया था वो यही था कि पुराने बीजों को भी पहचान के, चुन के और उनको जीवित रखें। यानी धान के वो किस्म बीज के उपयोग में लाने की स्थिति में हमको रखना चाहिए। तो उनको सीमित मात्रा में उनकी खेती करके बीज का निर्माण करके उसकी उपज बना के और उसको फिर संग्रहित करके रखना है कि कब किस परिस्थिति में ये उपयोगी हो सकता है। अब मार्केट से जुड़ गया, उपज हमको क्वांटिटी भी चाहिए कि ज़्यादा उपज हमारी हो, फिर उसका बाजार का मूल्य क्या मिलेगा, फिर उसको भी हमको देखना। तो पुराने बीज कितना उपज देते थे, उनकी कीमत क्या होती थी, महीन धान थे, सेंटेड वैरायटीज़ थी। ये उपज, ज़्यादा उपज के दौड़ में कई ऐसे वैरायटीज़ हमारी थी वो पीछे होने लग रही थी। तो वो सेंटेड वैरायटीज़ को भी जीवित रखना, अच्छे से अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना लगा के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फार्मिंग करें तो आज उसकी अब दाम भी ज़्यादा मिलने लग रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार अगर हम उस सोच में चले रहते कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना है, ज़्यादा उपज जो होता है उसी को यूज़ करना है क्योंकि इतना पैसा हमको उसका मिलेगा, तो बाकी पुराने धान बंद, ख़त्म। अब परिस्थिति क्या बन गई देखते देखते कि नहीं, अगर आप गोबर खाद से खेती कर रहे हो तो ज़्यादा दाम मिल रहा है। तो पुराने किस्म के बीज, सेंटेड वैरायटीज़ हैं या ऐसे पर्टिकुलर वैरायटीज़ हैं, उनका भी उपयोग करो तो ज़्यादा प्रोडक्शन वाले बीज के बराबर भी आपको उन बीजों से आपको पैसे भी मिल सकते हैं, स्वाद भी मिलेगा। आप वो धान खाइए और उसका स्वाद आप देखिए, चबाने से लेके, खुशबू से लेके,
और जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें देखिए जिसमें सेंटेड नहीं होगा, तो उसमें फ़र्क है। तो बेहतर गुणवत्ता की चीज़ आपको मिलेगी। तो पुराने बीजों में भी वो बातें हैं, तो उनको संग्रहित करना। राजा साहब, छत्तीसगढ़ में ऐसे कम राजनेता हैं जिनके हर जिले में हर ब्लॉक में समर्थक हैं। उन समर्थकों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम, और लोगों की मदद करते रहिए जहां आप हैं, जहां काम कर रहे हैं। जितनी मदद लोगों की आप कर सकें, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में हम हैं तो हमारा टारगेट वही होना चाहिए, और उस आधार पे जो हमको सफलता मिले वो सफलता और जिम्मेदारी हमारी बढ़ाए, मिलके हम लोग लोगों की मदद करते रहें और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएं। ये थे टी.एस. सिंहदेव, जो इनके खजाना, अकूत खजाना है, जिनके खजाने में से आपके लिए थोड़ा बहुत उन्होंने पेश किया। आगे और भी। नमस्कार। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।